प्रिज्म में हमें प्रूव करना है a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। चलो तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, सिर्फ एंगल्स की जगह ही चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। बहुत तेजी से की थी ना लास्ट टाइम में, जाते जाते 2 मिनट में वो। फिर से देख लो। इंसिडेंट रे ये रहा, नॉर्मल, ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, फिर से ये नॉर्मल, ये एमर्ज कर गई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट फेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड फेस। अगर ये प्रिज्म रास्ते में ना आता तो रे ऐसे जाती, बट अब ये इधर चली गई है तो ये मेरा आ गया एंगल ऑफ डिविएशन। लेट दिस बी एंगल 1, दिस बी एंगल 2 एंड दिस बी एंगल 3। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस। सबसे पहले तो इस अपर वाली ट्रायंगल में देखो, एक प्रिज्म का नाम भी रख लो, कुछ कोई चीज मिस ना हो। ए बी सी, इन पॉइंट्स के नाम रख लो पी एंड क्यू। ट्रायंगल एल पी क्यू में एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा? हो चुकी है डेरिवेशन ऑलरेडी तुम्हारी, इसलिए पूछो जल्दी से बताओ। 180 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला एंगल 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑन द अदर हैंड ट्रायंगल पी एम क्यू में एंगल R1 R2 और 3, R1 R2 और एंगल 3 का सम कितना होगा? 180। ठीक है बात, इन दोनों इक्वेशंस से 180 180 राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। एंगल 3 के इक्वल है, बचा कौन? मैं लिखूं R1 प्लस R2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल 3। अब ठीक है? यस सर। हाँ जी, क्या रिजल्ट निकला? तो फिर R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ठीक है, सर आपने A प्लस R1 प्लस R2 किया। हाँ, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। I किसके इक्वल है? इन दोनों के सम के। एंगल I इज एंगल 1 प्लस R1। एंगल E किसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट देखा जाए तो? एंगल 2 प्लस एंगल R2। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। I प्लस E इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल R1 प्लस एंगल R2, एंड अल्टीमेटली I प्लस E इज इक्वल टू 1 प्लस 2 किसके इक्वल है? फिर 1 प्लस 2 होगा डेल्टा के, और R1 प्लस R2 किसके इक्वल है? A के। क्या यही हमें प्रूव करना था? यस। ठीक है, हमें मानना कि क्लास यहां से स्टार्ट हुई है। लैब में इसका आप एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रिज्म लोगे, 2 पिंस इधर लगाओगे, उनकी इमेज इधर देखकर 2 पिंस लगाओगे, फिर प्रिज्म को और पिंस को हटाकर सभी चीजों की लाइनिंग जब ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे को एग्जैक्टली यही वाला डायग्राम मिल जाएगा। तुमने इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रिपीट करना है। तुम नोट करोगे कि आई की डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग डिविएशन की तुम्हें अलग अलग वैल्यू मिलेगी। फिर तुम एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, इस एक्सिस पर क्या आने वाला है और इस पर क्या आने वाला है? एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यूज को चेंज करोगे तो डिविएशन की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। इन पेयर्स के आप पॉइंट्स यहां ड्रॉ करोगे, इनको आपस में मिलाओगे तो तुम्हारे को ये ग्राफ मिल जाएगा। इस ग्राफ में
एंगल ऑफ डिविएशन की कोई भी एक वैल्यू अगर तुम ढूंढना चाहोगे तो तुम्हें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस की 2 वैल्यू मिलेंगी, पर इस एंगल ऑफ डिविएशन के लिए तुम्हारे को एंगल ऑफ इंसिडेंस की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी। इसको क्या कहेंगे? एंगल मिनिमम ऑफ मिनिमम डिविएशन डेल्टा एम। क्या क्या लिखना है मुझे इससे रिलेटेड? पहली बात तो ये लिखनी है, फॉर दिस देयर इज ओनली वन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आई। अदरवाइज कितनी होती हैं? सर 2। देयर आर 2 आईज। किसी भी एंगल ऑफ डिविएशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये होती हैं। ऑल्सो जब एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन बनता है तब जो सेंटर वाली रे होती है, क्या बोलते हैं उस रे को? रिफ्रैक्टेड ray becomes parallel to the base of the prism and diagram becomes symmetric. अब सिमेट्रिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तुम रिफ्रैक्टेड रे ही ड्रॉ कर लो ताकि हमारे को कोई एरर ना आए। सर आप वो वाली डेरिवेशन दोबारा कर रहे हो? हाँ, दोबारा नहीं, बस वो तो 2 ही लाइन की थी, सिर्फ R1 R2 का कंफ्यूजन हुआ था। ये इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे उसके सिमेट्रिक बनाना, और अगर आप बिल्कुल ठीक ठीक डायग्राम बनाओगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक बनती चली जाएंगी। मतलब तुम्हें उसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल पाथ, ये एमर्जेंट रे, तो ये आपका एंगल ऑफ डिविएशन, ये भी आपका सेंटर में ही आएगा। अब ध्यान से, इस एंगल का नाम क्या है बताओ भाई? सर आई। नहीं, इसका आई तो ये था, रिफ्रैक्शन का ये R1 और ये R2, इनके हमने नाम रखे थे 1 and 2 and 3। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस, डायग्राम इज सिमेट्रिक। अगर डायग्राम सिमेट्रिक है तो पहली बात तो ई खुद आई के इक्वल आ गया। मोर ओवर सारा डायग्राम सिमेट्रिक है तो ये ट्रायंगल भी सिमेट्रिक हो गई, आइसोसेलेस हो गई। R1 R2 इक्वल हो गए, इनका नाम क्या रख दो? R रख दो। पिछले पेज पर पिछली डेरिवेशन में हमने देखा था A होता है R1 प्लस R2। ये सब कब हो रहा है? जब एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम हो जाता है। A अगर R1 R2 के इक्वल है तो अब A हो जाएगा R प्लस R। A इज इक्वल टू 2R विच इंप्लाइज R इज इक्वल टू A अपॉन 2। पेपर में तुमने ये सारा काम इसके नीचे लिखना है ताकि आपका लेंथ भी बढ़ती चली जाए। मोर ओवर हमने पीछे प्रूव किया है A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। अब डेल्टा क्या हो गया है? डेल्टा मिनिमम। बता सकते हो यहां क्या करूं जल्दी से? 2i। ई के प्लेस पर आई, इट मीन्स इट इज 2i। उधर ले जाओ, इट मीन्स आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 2। और हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन आई अपॉन साइन आर। जब हम मिनिमम डिविएशन की बात करते हैं उस समय म्यू हो जाता है साइन आई। आई कितना है? ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन आर। आर कितना हो गया? A/2। A/2। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है? प्रिज्म का टॉप एंगल कितना होना चाहिए? जल्दी बताओ भाई, क्या हो गया? 60। आपकी लैब में जो है वो 60 होता है, मैंने तुम्हें कुछ और बताया था। कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या बताई थी लास्ट क्लास में?
दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, किसी भी एंगल पर काट रहे हैं, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, और ऊपर से उनका इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं है, दे शुड बी लाइक दिस। अगर दो फेसेस ऐसे होंगे पैरेलल तो वो स्लैब बन जाएगी, ग्लास स्लैब। हमारा नया टॉपिक है प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। इसमें थोड़ा कोशिश कर ऐसे बनाना कि प्रिज्म का टॉप एंगल 60 के आसपास ना दिखे, काफी कम दिखे हमें, और बहुत बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा इसमें आपको, ताकि नीचे एंगल्स हम ड्रॉ तो कर सकें देखने लायक। दिस इज ए प्रिज्म विद वेरी स्मॉल टॉप एंगल। अब एक जगह पेज हमारा खाली था, उसका एक यूज कर लें। अगर प्रिज्म का एंगल स्मॉल होगा तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने जा रहा है? सर ए बहुत स्मॉल होगा। ए तो स्मॉल होगा, उसके अलावा क्या इफेक्ट पड़ेगा यही देखना है हमें। ये मेरे पास एक नॉर्मल प्रिज्म था, इसके सामने मैंने दो पिन्स यहां पर लगाई, फिर मैंने इधर से इमेज देखी और वहां पिन्स लगाई, प्रिज्म के आसपास लाइनिंग की, सब कुछ हटा दिया, इसको आपस में ज्वाइन किया और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाया नॉर्मल का। ये क्या मिला आपको, जल्दी से बताओ, व्हाट इज दिस? हाँ जी, सर क्या एंगल हुआ? ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया। मैंने ये प्रिज्म ना लेकर स्मॉल एंगल का प्रिज्म लिया है आपकी पर, वेरी स्मॉल। आओ देखें क्या होने जा रहा है। पिंस मैंने वहीं लगाई, ये रे ऐसे आगे बढ़ी, स्मॉल एंगल का नॉर्मल ये आ गया। मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, देखकर बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपको क्या इफेक्ट दिखा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो गया है, सेम रहा है, या डिक्रीज हो गया है? सर सेम ही रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? एक रे तो आपकी ये है, पर पिछली बार दूसरी रे ये थी, वो दूसरी रे आपकी बार ये हो गई है। ध्यान से देखो, इंसिडेंस की रे तो वहीं की वहीं रखी है मैंने, पिंस तो वहीं रखी है। पिछली बार मेरा नॉर्मल ये था क्योंकि प्रिज्म ऐसे था, प्रिज्म का प्लेन ऐसे था, ये नॉर्मल था, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस था। मैंने इसको ये कर दिया प्रिज्म को, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या फर्क पड़ रहा सर है, कम हो गया होगा बहुत। कम हो गया है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में बिठाओ कि अगर हम एंगल ऑफ, एक मिनट, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को स्मॉल करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड हेंस एंगल ऑफ एमर्जेंस R1 R2 ये सब बहुत छोटे हो जाएंगे। इफ A is approaching to very small value, then all involved angles become very small. ये बात ठीक है? बाकी आप इसका डायग्राम फिर से, एक पता नहीं कितनी बार ये डायग्राम बन रहा है, आप वही का वही डायग्राम दोबारा बना लेना। नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे ऐसे मुड़ गई, यहां पर फिर से नॉर्मल, कुछ कुछ दिखने भी लग गया कि एंगल बहुत छोटे हो गए हैं। ये एंगल ऑफ एमरजेंस, ये आपका R1, ये रहा एंगल R2, ये एंगल ऑफ डिविएशन, सारे ही एंगल काफी छोटे हो जाएंगे। और देखो ये एंगल, आप अपनी कॉमन लाइफ की बात करो, रियल लाइफ की, ये एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है तुम्हें? सर 5 डिग्री। भाई नहीं, ये 30 डिग्री से ऊपर का एंगल है, क्या बात कर रहे हो? 5 डिग्री का एंगल थोड़ा ही है, सर ये है अभी लाइव, 90। अच्छा अभी अभी प्रैक्टिकली। इसमें इसमें जो दिख रहा है, हाँ जो रियलिटी में दिख रहा है, ये तो सर 30 नहीं, 40 डिग्री का बीस एंगल है, तक लग ही रहा है। 30-40 लग रहा है। मैं चाहता हूं एक ऐसा प्रिज्म जिसमें टॉप एंगल 1 डिग्री का हो, हाफ डिग्री का हो, 2 डिग्री, 5 डिग्री का भी छोड़ो, हाफ डिग्री का हो, तो ये सारे एंगल्स बहुत ही छोटे हो जाएंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको, पॉज करना, तो उसी में कंटिन्यू होगी, दूसरी होगी? ठीक है, इसमें कुछ करना पड़ेगा मेरे को? नहीं, वो यहाँ शो नहीं करेगा? नहीं। ठीक है,
हाँ जी, अगर प्रिज्म का एंगल टॉप का स्मॉल का वैल्यू का लेंगे तो बाकी सारे जितने भी इन्वॉल्व एंगल हैं वो सारे भी बहुत छोटे हो जाएंगे। कौन कौन से एंगल? आई, ई, R1, R2 डिविएशन, ये सब बहुत छोटे हो जाएंगे। अब अभी तक हमको पता है A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। म्यू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट फेस पर, ए बी फेस। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन आर की जगह क्या लिखूं? अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, आई इज आई, रिफ्रैक्शन का एंगल कितना है? आवाज आ रही है तुम तक? सर R1। एक मिनट, क्या लैग कर रहा है जो तुम तुरंत आंसर नहीं देते? मैं तो हाथ भी ऊपर रखा हुआ था उस पॉइंट के। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का नाम यहां पर क्या है? सर R1। R1। तो मैं यहां पर लिखूंगा साइन आई अपॉन साइन R1। अगर एंगल्स छोटे हैं, इफ एंगल्स आर स्मॉल, आप में से कोई सजेस्ट करें नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इमीडिएटली मैंने लिखा है एंगल्स आर वेरी स्मॉल। अगली लाइन में क्या होगा? R इज इक्वल टू साइन R। हाँ, थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन आई इज इक्वल टू I साइन R1 इज इक्वल टू, R1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई इज इक्वल टू म्यू R1। सिमिलरली अगर मैं इधर आ जाता तो बता सकते हो क्या आ जाता? E इज इक्वल टू म्यू R2। ठीक है, वापस पुट करो, A प्लस डेल्टा, आई के प्लेस पर क्या लिखा हमने? म्यू R1, ई के प्लेस पर म्यू R2, म्यू कॉमन, R1 प्लस R2। नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करो, R1 प्लस R2 के प्लेस पर क्या लिखूं? हाँ जी, डेल्टा। देख लो, डेल्टा नहीं है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। देखो, सर A। R1 प्लस R2 इज A। इस A को उधर ले जाकर कॉमन ले लो, म्यू -1 आ जाएगा। डिविएशन इज इक्वल टू A इंटू म्यू -1। डिविएशन इज इक्वल टू A इंटू म्यू -1। टिल नाउ, क्योंकि A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई होता था, तो डिविएशन हमारी किसके इक्वल होती थी? आई प्लस ई माइनस ए। अब डिविएशन ये हो गई है, क्या बेनिफिट हो गया है? क्या डिफरेंस आ गया है? म्यू। डिविएशन आई पर डिपेंड करना बंद हो गई है। डिविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन आई। व्हाट डज इट मीन? पर ये बात केवल कब वैलिड है, ध्यान रखना, टॉपिक की स्टार्टिंग में क्या स्मॉल लिखा एंगल। था? हाँ, केवल एंगल। प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल पर ये बात वैलिड थी। अगर आप थोड़ा सा इस ग्राफ पे ध्यान दें तो आप नोट करेंगे, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इन सब के लिए आई की वैल्यू लगभग सेम है। थोड़ा बहुत तो डिफर करेगी, एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं है, पर फिर भी आई पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है शुरू के इस पार्ट में। जब प्रिज्म का एंगल स्मॉल हो जाता है उस केस में तो डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड ना कर कर सेम रहने लग जाती है। तो जो भी हम ऑप्टिक्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रिज्म से रिलेटेड, उन सब में हम जो प्रिज्म यूज करेंगे वो स्मॉल एंगल वाले होंगे, इसलिए हम इस फार्मूला को जितना चाहे यूज कर सकते हैं। सर स्मॉल एंगल वाले को। हाँ, ये वाला स्मॉल एंगल से जो रिजल्ट आया है इन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स,
usually prisms of small angle are used. Hence वहां पर हम deviation is equal to a into mu minus 1 को यूज कर सका करेंगे. Next, cause of dispersion. Dispersion क्या होता है बताओ? What is dispersion? Splitting of light into 7 colors. Right. White light. जब कोई लाइट की रे प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है. एक्चुअल में तो बिलियंस ऑफ कलर्स में डिवाइड होती है, बट मोस्टली हम उनको कैटेगराइज कर 7 में कर देते हैं. अब क्वेश्चन है कि डिस्पर्शन क्यों होता है? ज्योमेट्रिकली नहीं, मैथमेटिकली, फिजिक्स वाइज बताओ. आप में से किसी को इसका को कारण पता है? डिस्पर्शन आपने बिल्कुल ठीक बताया, 9th या 10th में पढ़ा था. व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज इनटू द प्रिज्म, व्हेन इट कम्स आउट it breaks up into many constituents. आप मोटा मोटा उनको V I B G Y O R इन 7 कलर से रिप्रेजेंट करते हो. बट खाली ये व्हाइट लाइट पर ही एप्लीकेबल नहीं है. कोई भी लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर प्रिज्म में से पास होगी तो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके अलग अलग होते हैं. व्हाई दिस इज हैपनिंग, इसका कारण हमको चाहिए. ये है कॉज ऑफ डिस्पर्शन, टॉपिक में आएगा. सोचो जब तक मैं ये लिख रहा हूं इसको. सर हर एक को लाइट जो भी होती है उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है. वेलोसिटी अलग अलग होती है? नहीं, वेवलेंथ वेवलेंथ अलग अलग होती है. बिल्कुल ठीक. ये 7 कलर्स इकट्ठे चले थे और ये ऐसे जाना चाहते थे. इसकी डेरिवेशन नहीं है कॉची रिलेशन की. कॉची रिलेशन कहती है डिविएशन इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर c अपॉन लैम्डा 4. a b c आर कॉन्स्टेंट्स. डिविएशन लैम्डा पर इनवर्सली डिपेंड तो नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं कह रहे, क्योंकि ये बीच में प्लस भी आ रहा है, ये कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्क्वायर भी है, 4 भी है. बट हम ये पक्का कह सकते हैं डिविएशन डिपेंड्स इनवर्सली ऑन लैम्डा. जितना लैम्डा ज्यादा होगा उतनी डिविएशन क्या हो गया? इनवर्सली डिपेंडेंस है. जितना वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी डिविएशन सर इनवर्सली उतनी डिविएशन कम होगी. तो इसका मतलब है मोर लैम्डा लेस डिविएशन, लेस लैम्डा मोर डिविएशन. मुझे बताना 7 कलर्स में से मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड. सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड की, और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है. रेड की मैक्सिमम होती है इन 7 में से. डिविएशन का क्या होगा? रेड की डिविएशन सर सबसे कम होगी. सर हमने वैसे पढ़ा तो था अभी कुछ दिन पहले. अच्छा कोई बात नहीं. और वॉयलेट की डिविएशन मैक्सिमम होगी. ठीक है सर ये वही है सर आपने कराया था अभी. हाँ, पहले इसको रफली हमने एक बार पढ़ा हुआ है, इसको फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं कि पेपर में आए तो हमने क्या लिखना है. 7 कलर्स इकट्ठे चले थे. जब बाहर निकलने की बारी आई तो रेड ने कहा मैं 10 डिग्री पर डिविएट करूंगा. रफली बता रहा हूं मैं तुम्हारे को, फिक्स वैल्यू नहीं. ऑरेंज ने कहा नहीं मैं 13 डिग्री पर डिविएट करूंगा. ग्रीन ने कहा मैं 18 डिग्री पर डिविएट करूंगा. वॉयलेट ने कहा मैं तो 32 डिग्री पर डिविएट करूंगा. इन सब के रास्ते अलग अलग हो गए. यहां से बाहर निकलने के बाद कुछ ये सिचुएशन हो गई. सिर्फ 2 को ही देख लो, वॉयलेट और रेड को. अगर मैं इनके एंगल ऑफ डिविएशन ढूंढना चाहूं तो ये किसका एंगल ऑफ डिविएशन आ गया है? ये रेड का. और ये डिविएशन ऑफ वॉयलेट, क्योंकि सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग है. इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सबकी डिविएशन अलग अलग होती है. हेंस डिस्पर्शन टेक्स प्लेस. लाइट अलग अलग कलर्स में ब्रेक हो जाती है. तो अगर आपकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रिज्म में से पास होगी, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर वेवलेंथ अलग अलग होंगी
तो जब प्रिज्म से बाहर निकलेंगे तो पैरेलल नहीं जाएंगे, वो फिर अलग अलग जाएंगे और हम उनको अलग अलग परसीव कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स से। कौन सा प्रिज्म अच्छा होगा जिसमें गैप कलर्स का ज्यादा आता है या कम आता है? फिर ज्यादा आता है। ज्यादा। क्योंकि प्रिज्म का बेसिक पर्पस ही हमारा ये है कि वो किसी भी वेव्स के मिक्सचर को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक कर दे। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगे कि कौन सा हमारे पास दो प्रिज्म है, एक ही जैसे हैं बिल्कुल देखने में, एंगल भी टॉप का बिल्कुल सेम है, अंदर से हमें पता है मटेरियल डिफरेंट है, तो एक डिस्पर्शन ज्यादा करेगा एक कम करेगा, हम कैसे पता करेंगे कि कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है? इसको हम पता करेंगे एंगुलर डिस्पर्शन से। मैं दो प्रिज्म का आपको डाटा देता हूं, प्रिज्म नंबर 1 एंड प्रिज्म नंबर 2। इसमें डिविएशन ऑफ रेड कलर है 10 डिग्री और डिविएशन ऑफ वॉयलेट कलर है 23 डिग्री। दूसरे वाले में डिविएशन ऑफ रेड है 12 डिग्री, डिविएशन ऑफ वॉयलेट है 24 डिग्री। विच इज बेटर? सर P1। P1 इज बेटर। कैसे बता दिया तुमने एकदम से मेरे को? किस में से किसको प्लस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, क्या किया आपने? सर वॉयलेट को, सर वो उसके डिफरेंस को देखा, इन दोनों में कितना डिफरेंस है। किन दोनों के डिफरेंस को? डिविएशन ऑफ वॉयलेट एंड डिविएशन ऑफ रेड के डिफरेंस को, राइट? यस तो सर। एंगुलर डिस्पर्शन इज deviation of violet minus deviation of red, right? We know that deviation is equal to a into mu minus 1। कहां देखा तुमने ये? लास्ट डेरिवेशन का रिजल्ट था ये। इसको दो बार लगाते हैं यहां पर। सो एंगुलर डिस्पर्शन इज deviation of violet a mu violet minus 1 माइनस रेड के लिए a mu रेड माइनस 1। ए के साथ मैंने वॉयलेट और रेड क्यों नहीं लिखा? हाँ जी, ए के साथ ए वॉयलेट ए रेड क्यों नहीं लिखा? ए क्या है? सर ऊपर वाला एंगल प्रिज्म का। प्रिज्म का एंगल है। तो भाई प्रिज्म अगर हम दो कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन ऐसे हो सकता है कि एक प्रिज्म ये ले लिया जाए और एक प्रिज्म ये वाला ले लिया जाए, इनका तो कंपैरिजन सर ही नहीं हो सकता ना। सेम ही हाँ तो प्रिज्म होगा, कंपैरिजन इसलिए तो ये सेम ऑब्वियस है। सी बात है। हाँ सेम प्रिज्म नहीं, सेम एंगल वाले प्रिज्म लेंगे तभी तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा, तो इसलिए ए हमने दोनों के सेम लिए हैं, तो हमने ए पर डिपेंडेंस करवाई ही नहीं है, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह की एक और चीज है डिस्पर्सिव पावर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। इट इज angular dispersion divided by deviation of mean color। आप मीन कलर येलो और ग्रीन कोई भी ले सकते हो अपनी चॉइस से। आओ देखें, मुझे बताना एंगुलर डिस्पर्शन बेसिकली क्या थी? एंगुलर डिस्पर्शन थी डिविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड, और मीन कलर का नाम मैं एम ही रख देता हूं, अपनी मर्जी से चुन लेंगे। ये ऊपर वाली चीज तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर सॉल्व करते करते ये बन गया है। क्या बन गई है ये वाली चीज? सॉल्व कर 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 ये बन गई है ए म्यू वॉयलेट म्यू रेड। डिविएशन ऑफ मीन कलर डेल्टा एम, डेल्टा की जगह ये लिख सकते हैं ए म्यू मीन माइनस 1। जहां जहां डेल्टा लिखा है वहां पर मैंने ये रिजल्ट ये रिजल्ट ये रिजल्ट 3 बार लगाया, ऊपर लगाया इस जगह पर, तो ये रिजल्ट आ गया, ये ऑलरेडी आ चुका था, मैंने पूरी डेरिवेशन दोबारा से नहीं लिखी, और नीचे ये लगाया। जरा देखना एक और बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। क्या बेनिफिट हुआ? डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कौन का कैंसिल हो गया है? प्रिज्म एंगल।
प्रिज्म एंगल। बेनिफिट प्रैक्टिकली मुझे ये हुआ कि पहले हमारे पास दो कंपनीज ने ऑर्डर दिया कि आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए 10,000 आपको प्रिज्म चाहिए पूरे कंट्री में लैब्स में देने के लिए, तो आप हमारी कंपनी का परचेज करो। दूसरे ने कहा नहीं, हमारी कंपनी का परचेज करो। हमने उनको कहा हम आपकी ना एंगुलर डिस्पर्शन देखना चाहते हैं, जिसकी ज्यादा आएगी हम वो वाला प्रिज्म ले लेंगे उस कंपनी का। तो ऐसा करिए, आप अपने दोनों एक एक प्रिज्म हमें दे चाहिए सैंपल। एक मुझे देगा 20 डिग्री टॉप वाला, एक देगा 23 डिग्री टॉप वाला। एक मुझे 30 डिग्री टॉप वाला देगा, दूसरा 45 वाला देगा। क्या मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा उनके प्रिज्म्स का या नहीं? अभी तक इतनी नॉलेज से, एंगुलर डिस्पर्शन से। मुझे फिर से उनको कहना पड़ेगा नहीं भाई, आप दोनों अपने प्रिज्म्स का कंपैरिजन करवाना चाहते हो, कौन सा बढ़िया है कौन सा कम इफेक्टिव है, तो मुझे सेम एंगल के प्रिज्म दो, दोनों ना 50-50 डिग्री वाले दो। बट अगर मैं ये कंपैरिजन अब करूं तो मुझे एंगल ऑफ प्रिज्म से फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक कंपनी मुझे 20 डिग्री वाला प्रिज्म दे गई है, दूसरा 32 डिग्री वाला दे गई है। मुझे तो सिर्फ ये तीन वैल्यूज चाहिए, उनको मैं दोनों प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट करूंगा, ये वैल्यूज निकालूंगा, यहाँ पुट करूंगा, डिस्पर्सिव पावर निकालूंगा। जिसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा आएगी हम कहेंगे प्रिज्म अपने काम करने के हिसाब से उस कंपनी का बेटर है। क्या आपको फर्क समझ में आ गया? ये क्या है, ये क्या है और इसकी एक्स्ट्रा जरूरत क्यों है? हाँ जी। यस सर। 5 मिनट और बस। सर इसके और कितने फॉर्मूला हैं प्रिज्म के? इसमें तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। असली जो पहाड़ है वो तो अगली 2 क्लासेस में टपकेगा, कोई सर ज्यादा अभी ये नहीं है कितना इसमें तो बचा कुछ है नहीं वैसे है। चैप्टर? बस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है प्रिज्म, समझ लो एक डेरिवेशन हो रहा है इसके बाद। सर नहीं सर, प्रिज्म के अलावा? प्रिज्म के अलावा 2 टॉपिक्स बचते हैं। चैप्टर पूछो कितना बचता है? एक हमारे पास है स्फेरिकल सरफेसेस और उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, एक टॉपिक है। और दूसरा है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वो सारा बेसिकली एक ही चीज चलती रहेगी आगे। अब ये प्रिज्म के बाद लास्ट वही टॉपिक्स हैं। हाँ जी। सर सिलेबस तो हमारा खत्म ही होने वाला होगा फिर। हाँ, सिलेबस खत्म होना, अगर क्लास में टाइम पर शुरू करवा दोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हमारा ये आया म्यू वॉयलेट म्यू रेड अपॉन म्यू मीन। बट practically what we do, we use this formula। वॉयलेट नहीं लेंगे, इंडिगो नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या लेंगे? ब्लू। क्या आपको कारण पहले से पता है या नहीं है? हाँ जी, कई बार ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अल्ट्रा वॉयलेट, लेमडा बहुत कम, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, एनर्जी बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली हार्मफुल। अल्ट्रावायलेट रेस की वेवलेंथ बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी डिपेंड करती है, एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। वो हमारी स्किन पर गिरे तो हमें स्किन कैंसर कर सकती है, बहुत डेंजरस है। इसलिए हम अल्ट्रावायलेट से तो हमेशा ही बचते हैं। अल्ट्रावायलेट के बिल्कुल पड़ोस में कौन है? वॉयलेट। नॉर्मली वॉयलेट कलर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बट अगर हम लंबे समय तक अपने रेटिना को एक्सपोज करेंगे वॉयलेट कलर पर, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2 घंटे देखते रहेंगे वॉयलेट कलर को, तो रेटिना डैमेज हो जाएगा। वॉयलेट में भी डैमेजिंग टू रेटिना, बहुत डेलिकेट पार्ट होता है बॉडी का रेटिना, में बी डैमेजिंग टू रेटिना इफ एक्सपोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। हेंस वॉयलेट को हमने क्रॉस कर दिया। फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी इंडिगो को भी क्रॉस कर दिया। जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते थे ना 11th में, तो हम जहां पर वॉयलेट लेना था, यूनिवर्सली हमने क्या डिसाइड किया कि सारी दुनिया में जब भी हम डिस्पर्सिव पावर का कंपैरिजन किया करेंगे, क्योंकि हमने वॉयलेट इंडिगो को यूज ही नहीं करना चाहता था, तो हम इस तरीके से करेंगे। तब 2 प्रिज्म से मेरे पास अलग अलग, उनके टॉप एंगल बेशक अलग अलग है, मुझे सिर्फ उनके अंदर से रेस पास करनी है व्हाइट लाइट, और ये वैल्यूज कैलकुलेट कर न्यूमेरिकल में सब दिया होगा, हमारे को पुट करना है, डिस्पर्सिव पावर देखनी। ये सब क्लियर हो गया आपको? यस सर। प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास होगी, सामने 7 कलर्स बनेंगे। उन कलर्स को अगर हम देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा हम उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम में अगर हम मेजरमेंट भी ले रहे हैं, इतने डिग्री का एंगल पर ये कलर स्प्रेड हुआ हुआ है लाइक दिस,
वहां पर कोई मीटर लगा हुआ है, वर्नियर कैलिपर्स लगा हुआ है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर। अगर हम खाली देख रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। अगर हम उसकी पिक्चर भी खींच पा रहे हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ। जो मॉडर्न होंगे उनमें आप स्पेक्ट्रम को देख भी सकते हो, उसकी फोटो भी ले सकते हो और फाइन मेजरमेंट्स भी कर सकते हो। कोई आइडिया स्पेक्ट्रम का यूज क्या होने जा रहा है? देखो, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 108 110 के करीब एलिमेंट्स हैं। हमने इन सभी एलिमेंट्स को 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 620 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस वेरियस टेम्परेचर्स पर गर्म किया। जब हमने इनको हीट अप किया तो इनमें से लाइट निकली। आयरन की रॉड को खूब गर्म करो भट्ठी के अंदर, फर्नेस के अंदर, तो वो लाल हो जाती है ना, उसमें से कलर निकलते हैं, लाइट निकलती है। इस लाइट को हमने प्रिज्म में से पास किया। प्रिज्म में से पास करने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड हो गई। हमने इसको मेजर कर लिया और हमने इसका पूरा रिकॉर्ड बना लिया, डेटाबेस बना लिया। अब हमारे पास एक डेटाबेस में ये वैल्यूज रिकॉर्डेड हैं कि किस किस मटेरियल को कितने कितने टेम्परेचर पर गर्म करने पर किस किस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस, लाइट बाहर आती हैं। ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल हो गया। अब यूनिवर्स में हमने एक स्टार को देखा। इस स्टार की लाइट को हमने प्रिज्म में से पास किया, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेकअप हो गई। लेमडा को हमने मेजर कर लिया। थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करो। अब इस मेजरमेंट से मैं क्या करूंगा? स्टार से लाइट आई, उसका स्पेक्ट्रम बनाया, स्पेक्ट्रोमीटर में, स्पेक्ट्रोग्राफ में मेजरमेंट्स ली। हमने देखा कि कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट्स आ रही हैं, सब मैंने नोट कर लिया। उधर से मेरे पास एक डेटाबेस लाखों वैल्यूज का रेडी है कि किस किस मटेरियल को कितने कितने टेम्परेचर पर गर्म करने पर कौन कौन सी वेवलेंथ आती है। इन दोनों को अगर मैं आमने सामने रखूं तो मुझे क्या पता लग जाएगा? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। उस स्टार में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और किस टेम्परेचर पर प्रेजेंट हैं? क्या पता लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? हाँ जी, आंसर दो। सुनो, आपके टीचर ने अपनी कॉपी में रिकॉर्ड बना रखा है कि स्टूडेंट ए के मार्क्स 38 आए हैं 50 में से, बी के 37 आए हैं, सी के 40 आए हैं, और सबके मार्क्स थोड़ी देर के लिए मान लो अलग अलग हैं। अब बाई चांस एक शीट मिली हमारे को, उसके ऊपर से नाम मिटा हुआ है बट मार्क्स लिखे हुए 37। इन दोनों को कंपेयर करके क्या पता लग जाएगा? कि ये बी का है, बी के मार्क्स हैं। ये बी का है। सिमिलरली हमारे पास सभी मटेरियल्स को वेरियस टेम्परेचर पर गर्म कर कर उनसे निकली हुई एमिटेड वेव्स का डेटाबेस है। अगर हम यूनिवर्स में किसी भी स्टार से आने वाली लाइट को स्पेक्ट्रम बनाकर स्टडी कर लें, उसकी वेवलेंथ भी नोट कर लें, हम आपस में कंपेयर करें, तो हमें पता लग सकता है कि उस स्टार के अंदर कौन सा एलिमेंट किस वैल्यू पर, किस टेम्परेचर पर प्रेजेंट था। तो अर्थ पर बैठे बैठे हमारे को यूनिवर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलती है? स्पेक्ट्रम से मिलती है। और स्पेक्ट्रम किससे बनता है? प्रिज्म से बनता है। प्रिज्म कोई बच्चों का खिलौना बनाने के लिए नहीं है जिसमें कलरफुल पीसेस डाल दिए जाते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं तो हमारे को बड़े सारे कलर्स दिखाई देते हैं और हम खुश होते हैं। पूरे यूनिवर्स की जो जानकारी है वो हमारे को इस प्रिज्म की हेल्प से मिलती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ जी, जा सकते नहीं हैं। अभी। ठीक।